नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हरियाणा के जींद और पानीपत से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 3 दिसंबर को बातचीत की पेशकश की थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री किसानों से अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान हिलने को तैयार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजधानी के बुराड़ी मैदान चले जाएं और अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 दिसंबर से पहले बात करे, तो मैं आश्वासन देता हूं कि जैसे ही आप निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसके दूसरे ही दिन भारत सरकार आपकी समस्याओं और मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसान इस अपील से नाराज नजर आए और उन्होंने गृह मंत्री के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि सरकार सशर्त मिलने की बात कर रही है, जो ठीक नहीं, और गृह मंत्री को बिना शर्त बातचीत की पेशकश करनी चाहिए थी। किसानों का मानना है कि अगर वो हाईवे छोड़ते हैं तो उनकी स्थिति कमजोर होगी। किसान का कहना है कि वो बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और मंत्री बॉर्डर पर ही आकर उनसे बात करें। उधर किसानों के आंदोलन को मिल रहे समर्थन में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार तेजी पकड़ रहा है। जिस आंदोलन को सरकार कह रही थी कि ये एक सिर्फ राज्य विशेष या फिर पार्टी विशेष की ओर से खड़ा किया गया आंदोलन है, अब वही आंदोलन धीरे धीरे करके देश भर में अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों के किसान इस आंदोलन को अपना समर्थन कर रहे हैं और इस आंदोलन के प्रति जो रवैया सरकार अपना रही है उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आज सवाल यहाँ पर इसी को लेकर हम उठा रहे हैं कि आखिर अब ये आंदोलन जो है किस और रुख लेने वाला है। तो किसान आंदोलन को लेकर खबर फास्ट ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। जिस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां अलग चश्मे से देख रही हैं, किसान इस आंदोलन को लेकर अपनी अलग ही लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। आखिर किस दिशा जा रहा है ये किसान आंदोलन? सवाल नंबर 1, क्या अब नया रुख, नई रणनीति अख्तियार करेंगे किसान? बातचीत की मांग तो गृह मंत्री का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? किसान आंदोलन को कौन दे रहा राजनीतिक रंग? क्या केंद्र सरकार बिना शर्त बात करने को होगी राजी? क्या विपक्षी दल किसानों को बना रहे मोहरा? पीएम करे मन की बात, किसानों से कब होगी बात? तो ये वो तमाम सवाल जो आज किसान आंदोलन को लेकर उठ रहे हैं और खबर फास्ट ने भी कुछ यही सवाल आपके सामने रखे हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और क्या सुझाव है, वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान लगातार फ्लैश होते रहेंगे और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, जो जिम्मेदार जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जुड़े हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा किसान मंच के, और राणा ओबरॉय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले मैं राणा ओबरॉय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है, आप किस दिशा की ओर ये बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है ये किसान आंदोलन? कायनात, जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ये कह रही थी कि ये कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन है, या पंजाब सरकार द्वारा बनाया गया, उठाया गया किसान आंदोलन है, ये मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इसको आकलन करने में गलती कर रही है। क्योंकि अगर ये सिर्फ पंजाब द्वारा प्रायोजित होता तो राजेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, जो किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सभा के, वो यूपी से अपना काफिला लेके चले हुए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि हम 26 जनवरी तो दिल्ली में ही मनाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो अपना राशन पानी साथ लेकर आ रहे हैं। उनकी सोच ये है कि जब तक सरकार नहीं हमारी मांगे मानेगी, वो दिल्ली में डेरा जमाएंगे। इसी तरह से जो हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारे मंत्री भी हरियाणा सरकार के,
कह रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस प्रायोजित है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर द्वारा ये रचा गया है। मैं ये कहता हूं कि ये किसान आंदोलन ही है। आज हरियाणा के किसान, अलग अलग क्षेत्र के किसान, आप सोशल मीडिया पे देखो कितना उग्र रूप अपनाए हुए हैं, और इस तरीके से सरकार को जल्दी से जल्दी, आज भी मैंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सरकार आकलन में गलती ना करे, किसानों से तुरंत बात करने के ऊपर विचार करे, चाहे उनको मनाए या उनके पास जाए, किसी भी तरह से इस आंदोलन को सरकार को रोकना होगा। यदि सरकार जल्दी से इस आंदोलन को रोक पाएगी तो मैं मानता हूं जान मान की हानि और जो हमारा वित्तीय नुकसान होगा वो बच जाएगा, और इसलिए सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। कायना दूसरी बात यह है, किसानों की मांग मैं मानता हूं शायद ये जायज हो सकती है। उनका एक ही बात है कि एमएसपी पे सरकार साइन क्यों नहीं करती, कानून क्यों नहीं लाती है? बिल्कुल, अगर सरकार किसान के हक की बात करती है, उसके हित की बात करती है, तो अगर अपना हित वो लिखित में चाहता है तो सरकार ये देने में क्यों हिचकिचा रही है, क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रही है? बात करेंगे इस पर ओबरॉय जी आगे भी। इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और फरीदाबाद से कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद पंचकुला से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कुमार, रखिए अपनी बात। हेलो जी कुमार जी। मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन जी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है उसको एमएसपी में डालने की? जी, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं सरकार इस और कदम बढ़ा रही है या हामी भर रही है? बहुत शुक्रिया कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और प्रमोद जुड़े हैं पंचकुला से। जी प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। जी मैडम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये किसान जो आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट इनकी बात क्यों नहीं सुनती? क्यों उनके ऊपर पानी की बौछारें करी जा रही हैं और इनके रास्तों में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़क खोदी जा रही है, और इधर से मंत्री कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा, उसकी भरपाई उसकी प्रॉपर्टी देख के की जाएगी। तो अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने खड्डे खदवाए हैं, किसानों पर लाठी मार रहे हैं ये जी, तो किसानों का नुकसान हो रहा, मर भी गए कुछ किसान। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? जैसे खट्टर का बॉर्डर लगता है, इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये आम इंसान के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट के भी कुछ रूल रेगुलेशन है, वो क्यों नहीं फॉलो करते? क्यों गड्ढे खोदे गए? क्यों किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जा रही है? दिल्ली में इनको सड़क के ऊपर बैठा दिया, कम से कम। लेकिन प्रमोद जी, सरकार कहती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और पैंडेमिक चल रहा है, इसको भी नजर उस पर रखना भी जरूरी है ताकि ये आगे और ना बढ़ सके। मैडम जी, इन्होंने पता क्या किया, किसान वहाँ बैठे हुए, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं आए, तो किसान क्या करेगा? प्रशासन तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएगा वो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद जी। एक और दर्शक वेद प्रकाश चरखी दादरी से जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका वेद जी, रखें अपनी बात। जी नमस्कार जी। मैं इस सारे संदर्भ को कुछ शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा जी। मैं इसी से जोड़ 1990 से भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को पूरा करने के लिए काम कर रही है उसका एक ही स्टेप है, उसका एक स्टेप है ये। इस देश में मैं खुले तौर पे कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है 2 बार, कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करके थियोक्रेसी रूल्ड बाय द प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेटिक प्लूटोक्रेसी मैंने शब्द यूज किया था एक दिन पहले भी जी, कि वो शासन तंत्र इस देश में लागू करना चाहती है। और ये एक्ट कंप्लीटली एक्ट इस देश का जो सबसे मजबूत है ना, जो किसान, ये उस पर अटैक है। यदि किसान पे उन्होंने विजय पा ली तो इनका रास्ता सब साफ है, आगे हर तरह की चीज बदलेंगे। मैं मेरा संदर्भ आप समझ जाऊंगी। ये उसका केवल एक स्टेप मात्र है उसका। आप 90 से घटना वाइज देख लिए, थियोक्रेसी पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्शन के समय मुद्दे डेवलपमेंट कहीं नहीं होता। थियोक्रेसी 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 के माध्यम से वोट लिए जाते हैं भावनात्मक रूप से, तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदुत्व हो। तो थियोक्रेसी लागू करना चाहती है, रूल्ड गवर्नड बाय द प्लूटोक्रेसी। मतलब आपको लगता है सरकार जो कर रही है सरासर गलत है और उसकी अपनी अलग ही मंशा है? कर रही है जी। केवल
डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो कदम है ना आज, जी सबसे बड़ा मजबूत कदम, अगर इन्होंने किसानों को हरा दिया ना इस मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी समझती है फिर इस देश में कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हिसार से जुड़े हैं, सतीश, स्वागत है आपका। सतीश जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी जी मैम, ये मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इतना ज्यादा है दिल्ली के चारों तरफ, तो पक्ष कहाँ है? ये कह रहे कि विपक्षी पार्टियां इसको चला रही हैं, तो पक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। पक्ष मंचों से तो लगातार अपील हो ही रही है। सरकार के जो मंत्री हैं और खुद पीएम यहाँ पर अभी भी कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है। जी ये बताइए कि इसको खालिस्तानी कहना, धार्मिक रंग देना, ये कहाँ तक सही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या कुछ चीज़ों के साथ जोड़ देना कहाँ तक ठीक है। एक और दर्शक हैं जगाधरी से, नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैं मैडम जी, मैं आपको और राजेंद्र जी सर को नमस्कार करता हूँ। जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मैं यमुनानगर के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसमें MBA BBA बच्चों का कोर्स होता है, उसमें चपरासी का काम करता हूँ। मेरा वेतन PF कट के 8,000 से भी कम आता है, लेकिन वहाँ की CO का वेतन 2.5 लाख है और डायरेक्टर का वेतन 50,000 से ऊपर है। टीचरों का वेतन 40,000 रुपये है, हर साल उनका वेतन बढ़ता है, हमारा वेतन नहीं बढ़ता। जब मैंने अपने वेतन के लिए अपने डायरेक्टर से बात की, मैनेजमेंट से बात की, तो वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार इसको घोषित करेगी कि अभी छोटे वर्गों को कितना वेतन देना चाहिए। तो मेरे आपके मंच के द्वारा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा वेतन 18,000 रुपये घोषित करे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ताकि हम अपने जात को न पढ़ा सके, अपना घर का खर्चा चला सके। इस बात को लेकर मैं शिक्षा मंत्री के पास भी गया था, उन्हें भी मेरी कोई मदद नहीं करी। और अब तक जितने भी 6 महीने से मैं बात रख रहा, जितने भी नेता भाजपा के जननायक जनता पार्टी से जुड़े, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की अब तक। चलिए, बिल्कुल नीरज, आप लगातार अपनी बात इस मंच के जरिए उठा रहे हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए वहां तक भी पहुंचे और ज़रूर ये बात जल्द अज जल्द वहां तक भी पहुंचेगी और उम्मीद यही है कि आपकी जो समस्या है वो जल्द हल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा किसान मंच के। प्रहलाद जी, सरकार लगातार ये बात कर रही है तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, वो किसानों के हित की बात कर रही है, लेकिन किसान यहाँ पर विरोध के लिए अब सड़क पर है। 4 दिन हो चुके हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं। क्या अब ये लड़ाई किसान वर्सेस सरकार हो गई है? ये जो सरकार बार बार जो कह रही है कि ये किसानों के हित के बिल हैं, और असल में ये बिल जो है अकेले कृषि बिल नहीं है। ये बिल जो आए हैं ये पूरे देश के संसाधन है वो कंपनियों के हवाले करने के बिल है। इन बिलों के माध्यम से पूरे देश को दोबारा से फिर कंपनियों का गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। उसके खिलाफ आज पूरे देश का जो किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, कर्मचारी, सबके समझ में ये आ गया है कि ये बिल जो लागू होने से अकेला किसान बर्बाद नहीं होगा, पूरा देश बर्बाद होगा। इसी को लेके आज पूरे देश की जनता सड़कों के ऊपर है। आप देख रहे हो पिछले कितने दिनों से ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग पहुंच रहे हैं। दिन रात जो है संख्या ये बढ़ती जाएगी और इस सरकार को इस जो किसानों की बात है ये माननी पड़ेगी, देश की जनता की बात माननी पड़ेगी। इन बिलों को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश को आजाद करवाने के लिए यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। हम इस देश को दोबारा से फिर गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। देश की जनता जो है यहाँ पर प्रहलाद जी, अब ये जो बात हो रही है, सरकार कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप किसान जो थे वो भी इसी मंशा से निकले थे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी जाए। तो आखिर क्यों प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया? गृह मंत्री के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया? 3 दिसंबर को जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 3 दिसंबर को आइए और बात करते हैं, उसको क्यों नहीं मान रहे किसान? किसान बातचीत करने से कभी मना नहीं करते हैं। किसान जथेबंदियों ने पहले भी इनकी बातों को 1-2 बार बात की, उन्होंने बुलाया बातचीत की, लेकिन ये असल में किसानों का मजाक बना रहे हैं, बात कर नहीं रहे हैं। और अभी जो ये इन्होंने कहा 3 दिसंबर को, तो इसमें शर्तें रख दी इन्होंने कि आप वहां जाओगे तो बात करेंगे, आप ये करोगे तो बात करेंगे। तो शर्तों के आधार पे जो इन्होंने बातचीत करने का बात किया, इसको लेके इन्होंने किसान जथेबंदियों ने मना किया कि हम किसी शर्त के आधार पे बातचीत नहीं करेंगे। किसानों की जो बात है, ये 3 बिल है,
इसके बारे में बात करो और बिना किसी शर्त के किसान जत्थेबंदियों के साथ बात करो तो बात। जी चलिए हम इस पर आगे बात करेंगे। एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक कुमार। स्वागत है आपका अशोक जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी मैम, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से कोई आपके यहाँ होस्ट है? नहीं, आज अशोक जी हमारे पास कोई राजनीतिक मंच से कोई नहीं है मेहमान, लेकिन जो एक्सपर्ट है और जो एक खुद किसान नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम एक्चुअली मेरा सवाल बीजेपी से और कांग्रेस से सब सरकारों से है कि स्वामीनाथन जी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हुई 2006 में। उस टाइम आपके ये ओपी धनखड़ जी थे जो कृषि मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, अभी भी काफी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने अर्धनग्न होकर पर उसका प्रदर्शन तक किया। जी किसानों के साथ खड़े हुए थे। जी और आज वो कहाँ है ये कोई कानो कान खबर नहीं है। जब किसान सड़क पे है तो ये उल्टा एलिगेशन लगाते कि हरियाणा किसान साथ में नहीं है। और फिर एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो बयान देते हैं कि हरियाणा का किसान वहाँ है ही नहीं। और वो कहते हैं एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप किसानों का सब कुछ चला ही गया फिर आपकी राजनीति का क्या करेंगे किसान? क्या आप उनको रोजी रोटी देंगे आके, जमीन देंगे आके? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी हमारे साथ। एक क्वेश्चन और है, बल्कि मैं आपके मंच के माध्यम से सबको सजग भी करना चाहूंगा कि आप पता करिए 2010 में डीएपी का रेट क्या था, यूरिया का रेट क्या था और आज रेट क्या है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो बिंदु आपने यहाँ पर रखे हैं बिल्कुल काबिल गौर है, उन पर बात जरूर हम रखेंगे और होनी भी चाहिए। एक और दर्शक हिसार से हरविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरविंदर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मेरे बड़े भाई प्रहलाद भारूखेड़ा जी को सिरसा से हरविंदर बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तो मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री साहब हैं और उप मुख्यमंत्री साहब हैं, ये खुद ही अपने कॉन्ट्राडिक्शन अपने बयानों पे हो रहे हैं। देखिए, अभी तो उप मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि राजस्थान से जो बाजरा आके बिक रहा है हरियाणा में, ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान को आजादी है वो कहीं जाकर भी अपना माल बेचे। तो यहाँ तो ये मत कहें कि हरियाणा में राजस्थान के किसान आकर बाजरा नहीं बेच सकते, और यहाँ ये कहें कि हमारे जो कानून हमने बनाए हैं जिसमें कोई भी आकर के बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो यानी कि इनको खुद को ही नहीं पता कानून क्या बना लिया हमने। तो इस तरह से ये बिल्कुल पथ से विचलित हो चुकी है सरकार। यानी आपके कहने का मतलब है हिंदुस्तान जी कि या तो इस बात को लेकर के वो ऐसा जाहिर ना करें कि किसी तरह का कोई एहसान कर दिया गया है किसी दूसरे स्टेट के किसान पर, या ये शिकायत ना हो कि हम दूसरे स्टेट के किसान का भी माल खरीद रहे हैं तो अपने किसानों की अब जरूरत हम नहीं कर सकते हैं पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हरविंदर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कैथल से, जसमीर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जसमीर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मैं इन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, सभी पार्टी के जो यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, आज हमारे पास कोई पार्टी विशेष से नहीं बैठे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक किसान नेता है हमारे साथ। जी सॉरी, मैं सभी जो विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं सभी से जो देख रहे हैं हरियाणा न्यूज के सभी पार्टी जो भी नेता देख रहे हैं इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को अगर व्यवसायी तरीके से व्यवसायिक नहीं बनाओगे, किसानों के अगर बेटे बेटियां किसानी को नहीं करेंगे आगे, तो इतनी बेरोजगारी देश में फैल जाएगी। 70% जो सभी काम है यानी कि इकोनॉमी है अपने हरियाणा की, सारे भारतवर्ष की, अगर वो फेल हो जाएगी तो ये लोग किसानों के लड़के किसानी करना छोड़ देंगे अगर इस तरह से ये हमारे ऊपर मन मर्जी से जो कानून या अन्य कोई भी वो लागू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कृपया ध्यान दें, इसको व्यवसाय बनाएं, इसको इस तरीके से लें कि ताकि हमें रोजगार बनाए, हमें पता चले, हम ये सोचते हैं कि इसको रोजगार के रूप में हमारे बच्चे सेफ रहें। और इंडिया का जो ये बेरोजगारी का, अगर आप खेती बाड़ी को व्यवसाय, तो क्या मानते हैं सरकार ने ये जो 3 कृषि कानून बनाए हैं ये उस दिशा में लेके बढ़ेंगे किसान को आगे? हाँ, ये पता क्या चक्कर है मैडम जी, ठीक है, लेकिन अभी हम इतने डेवलपमेंट नहीं हो सके हैं। जैसे कि अभी पीछे कानून इन्होंने बना दिया भी जहाँ फसल बेच सकेगा, लेकिन मैं
दावे से कहता हूँ, मैं खुद कैथल मंडी में हमारी सड़कें खराब है। मेरा गांव 20 किलोमीटर है कैथल मंडी से, आप 5 किलोमीटर तक आप कच्चा रेडी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं जा सकते। अभी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हम कहीं भी जाकर अपनी ऑनलाइन खेती कर सकें। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया जसमेर जी, आपने इस बात में ही पूरी बात जो है वो अपनी कह दी है कि अभी हमारे पास वो संसाधन, वो व्यवस्थाएं नहीं हैं जो लागू होने पर इन कानूनों के पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दें और सीधे तौर पर असरअंदाज इससे किसान ही होगा। एक और दर्शक झज्जर से हमारे साथ जुड़े हैं, राज सिंह, स्वागत है आपका। राज जी, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम, बोड़ा बाड़ा किसान है हरियाणा का, तो उसको इन्होंने ऐसे मकड़ जाल में फंसा दिया है, उसके समझ में नहीं आ रहा क्या करे। 20 तो पोर्टल उसके ऊपर थोप दिए जी, इनके पोर्टल नहीं चलते, ना किसान का रजिस्ट्रेशन होता, ना किसान की कोई टोकन मिलता, ना फसल दिखती है। किसान को तो एक अनपढ़ होता है, उसको तो ऐसा फंसा दिया इन्होंने 20 तरह के पोर्टल में, 20 तरह के चक्करों में, उसका तो जीना इन्होंने आराम कर दिया है। ये चाहते हैं किसान को बर्बाद करना। इनका एक ही मकसद है, जो कॉरपोरेट हैं बड़े बड़े, उनको फायदा पहुंचाना और किसान को बर्बाद करना। इन बिलों का रिजल्ट ये होगा, किसान समझ चुके हैं, किसानों के बेटे भी, किसान भी पढ़े लिखे भी हैं और उनको पता है इनका। लास्ट में इन चीजों का रिजल्ट ये होगा, भुगत भोगी किसान भी होगा और उपभोक्ता भी होगा जी। और बड़े बड़े गोदाम ये पूंजीपति भरेंगे और किसान से मनमाने दाम पर खरीदेंगे और उपभोक्ताओं को भी मनमाने दाम पर बेचेंगे। आज अकेला किसान ये बात समझ रहा है, उपभोक्ता की ये बात समझ में नहीं आ रही है जी। जिस दिन उपभोक्ता के समझ में आएगी ना, भुगतेगा। तो ये बिल जो है ना, ये उपभोक्ता के भी खिलाफ है और किसान के भी खिलाफ है। चलिए, बिल्कुल। ये तो ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की जा रही है भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राज सिंह कानून जी। बिल इसलिए कहा जा रहा है इनको। चलिए, वापस कंपनी राज आप सोच रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है कंपनियों का राज इन कानूनों के जरिए। बहुत शुक्रिया राज सिंह जी। महाजन हमारे साथ एक और दर्शक सोनीपत से जुड़े हैं, स्वागत है आपका महाजन जी, रखें अपनी बात। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आज के दिन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि सरकार का जो हठियल रवैया है और हमारे अन्नदाता के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है, ये लोग आज के दिन कॉरपोरेट घरानों के चमचे बन गए हैं। ऊपर से इन्होंने जो ये कोरोना का नाटक किया है, मुंह पे पट्टी बांध के सब घूमो, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, इन्होंने लोगों को बहकाया है। सबसे बड़ी बीमारी ये फैला रहे हैं जो है गरीबी। इन्होंने लोगों के पेट से दाना तक छीन लिया। दूसरा, अभी जो ये कॉरपोरेट घरानों को यहाँ ला रहे हैं, अपना देश 70% आबादी है जो कृषि आधारित है। अभी आप किसी भी मॉल में जाइएगा, वहाँ 150 रुपए किलो आपको आटा मिलेगा और किसान से क्या लेते हैं, 17-18 रुपए गेहूं। दूसरा, आप किसी भी मंडी में जाइएगा, अभी आलू 50 रुपए मिल रहा है, कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है। और जब हम बेचने जाते हैं तो हमको 5 रुपए भी नहीं मिलते। क्या करते हैं इनके अफसर और नेता अभी अब जो ये बड़े बड़े नेता है, इनके पास हैदराबाद और उधर 1500 किलोमीटर जाने का टाइम है। 5 किलोमीटर दूर हमारे किसान बैठे हैं, उनके पास आने का इनको टाइम नहीं है जी। ये लोगों ने देश को बेचना है और आज के दिन अगर हमारा देश एकजुट नहीं हुआ तो ये लोग एक दिन दोबारा हमको गुलाम बना देंगे। इनसे अच्छा तो हमारी मार्क्सवादी और कम्युनिज्म था, वो बढ़िया था। ये पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को दोबारा देश में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार हम युवा और बुजुर्गों ने एक ही बात ठानी है कि इन लोगों को अभी जितना इनका टाइम बचा ठीक है, उसके बाद इन लोगों को अपने गांव में भी नहीं घुसने देंगे। आज हमको बहुत आक्रोश है और दिल्ली वालों को और आम आदमी को कितना भुगतना पड़ रहा है इनकी हठधर्मिता के कारण। इनके बड़े बड़े अफसर हैं और नेता लोग हैं, उनके पास अपनी ऐसी गाड़ियों से, ऐसी ऑफिसों से निकलने का टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे जो किसान है वो बेचारा अभी दिसंबर की ठंडी आ रही है, वो फिर भी रोड पे पड़ा है। इन लोगों को कोई उसकी चिंता नहीं है। ऊपर से उन पे अधगोले और पानी की बौछारें करवा रहे हैं। पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महाजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पता नहीं
देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जिन हाथों में कमान सौंपी गई थी वो इस वक्त जो है उन लोगों की तरफ देख नहीं रहे हैं, या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर इस सोच में डूबे हुए हैं कि जो उन्होंने कर दिया है वही सबसे बेहतर है। जबकि अगर लाखों लोग यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं तो ज़रूरी है इस तरफ देखना और सोचना कि जो किया गया है क्या वो वाकई सही है या उसमें कहीं कोई कोताही है। राणा ओबरॉय जी, अभी हम एक के बाद एक लगातार दर्शकों से बात कर रहे थे, आपने भी कई दर्शकों को सुना, इन कानूनों को लेकर, किसानों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर लोगों ने किया। क्या आपको लगता है कि जो एक बात आम जनमानस के दिमाग में आ रही है वो सरकार नहीं देख पा रही है या नहीं सोच पा रही है, या सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि उसने जो किया है वही सबसे ठीक है और वही बेहतर सोच सकती है लोगों के लिए? कायनात सरकार तो अपनी एक जिद पे अड़गी है, जैसे ऐसा क्या कहा जा सकता है। अगर सरकार जनता हितैषी है, जनता का भला चाहती है, तो इसमें जिद की क्या बात है। धरने पर जाए, किसानों के पास जाए, उससे बात करे। वो तो शर्त रख रहे हैं कि आप बुराड़ी में जाइए, वहां इकट्ठे होइए, हम बात करने आएंगे। जब तक ये ऐसी सोच रखेंगे तो इस मामले का हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये है कि ये जब किसान नहीं चाहता इन तीनों बिलों को, तो धक्के से क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार कहती है ये फायदे का है और वो फायदा किसान नहीं लेना चाहता तो क्यों देना चाह रहे हैं? और जब आप कह भी रहे हैं कि आप वो व्यवस्था खत्म ही नहीं कर रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं, मंडी खत्म नहीं, तो फिर क्या वजह है कि इतना ज्यादा आप उस चीज को लेकर अडिग हो गए हैं, अपनी बात को लेकर? जी कायनात, दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, ठंड का इस समय जबरदस्त प्रकोप चल रहा है। किसान बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, दिल्ली के लोग उनको कंबल बांट रहे हैं और सरकार उनकी सहायता के लिए भी नहीं आगे आ रही है। अब कोरोना जैसी महामारी ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हम कह सकते हैं कि है। प्रहलाद सिंह जी, जल्दी से के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रहलाद जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या रहेगी आगे की रणनीति? क्या सरकार की बात किसान समझेंगे, मानेंगे? हमारी तो रणनीति यही है कि जब तक ये कानून, कृषि कानून, जो देश विरोधी कानून है, 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक ये संघर्ष है वो चलता रहेगा और लोग है वो यहाँ दिल्ली पहुंचते रहेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से इसको सील करके रखेंगे कि जब तक सरकार बात नहीं मान लेती है। किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है, हम अपना पूरा राशन पानी लेके वहां आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देश भर में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन पीएम ने अपने मन की बात में एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के हक में होने की बात कही। अब सवाल ये है कि आखिर किसान आंदोलन किस ओर करवट ले रहा है, और अगर पीएम अब भी ये कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हक में है, तो फिर जो मांग किसान कर रहे हैं क्या वो पूरी की जाएगी? दूसरी बात, हम आपको यहाँ पर एक और अहम बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि किसान सिर्फ अपने अधिकार की बात यहाँ पर करने के लिए सड़क पर नहीं उतरा है। किसान ये बात भी अब कर रहा है कि वो हर एक आमो खास की लड़ाई लड़ रहा है, हर एक उस आम इंसान की जो अभी तक इस कृषि कानूनों के होने वाले प्रभाव से अछूता है। किसान किस तरह इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, सुनिए और समझने की आप कोशिश करिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। आप देखते रहें खबर फास्ट।